हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, जो भी यूपी कांस्टेबल के लिए हम चला रहे हैं, सेट नंबर 8 है। ठीक है, हमने 7 सेट करा दिए हैं। अब आप 7 सेट अगर आप पीछे से करके आए हैं आराम से, तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि 4-6 क्वेश्चन रिपीट कर गए होंगे। मैं कहता हूँ कि आपको अगर आप भूलना भी चाहें ना, तो आप भूल नहीं सकते हैं अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है ना, क्योंकि जब आप बार बार आपके सामने आएगा तो एक बार भूलेंगे, 2 बार भूलेंगे, 3 बार भूलेंगे। अब ऐसा नहीं, बार बार आप भूलते ही जाएंगे। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस करने का मकसद एम ही यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, मतलब कि कंसेप्ट को जितना मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड करना ही हमारा क्या होता है, मोटिव होता है प्रैक्टिस क्लास का। ठीक है ना, और यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि आपके पेपर का जो लेवल कैसा है, आपके पेपर में मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है ना, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप देखिएगा कि आपके पेपर में पूरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कह रहा है कि यदि 67 पावर 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा, तो आपसे रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा आपने, तो यहां पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम शेषफल की बात करें तो हम ये जानते हैं कि ए एक्स की पावर, देखो ध्यान दो कि ए एक्स कंसेप्ट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं बेटा, कंसेप्ट। अब आपको अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लो कि ए एक्स की पावर एन माइनस 1 होल पावर एन अपान ए, इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या आता है, -1 की पावर एन। अब वो डिपेंड करता है, अगर n इवन है, क्या है, n इवन है अर्थात सम है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो उस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अगर n इज इक्वल टू ऑड है तो जो रिमाइंडर होगा हमारा वो -1 आएगा, और माइनस रिमाइंडर कभी आता नहीं। ठीक है ना, ये पहली बात हो गई। दूसरी, इस सवाल के लिए लॉजिक, दूसरा चीज क्या होगा यहीं पे समझो कि अगर ए एक्स की पावर, ए एक्स मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे लिखूंगा +1 की पावर होल एन है, अपान ए से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर होगा वो 1 की पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। 1 की पावर एन आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या करेंगे, अब चूंकि रिमाइंडर 1 आया है तो एन की जो इवन हो या ऑड हो, एन की वैल्यू अगर एन इवन है, ठीक है ना, तब भी 1 आएगा, और एन इज इक्वल टू ऑड है तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, एक चीज ये और, हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, सपोज दैट मैंने 48 को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, मैं इसको यहाँ पे, ठीक है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ ध्यान दीजिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर कैसे और क्या समझते हैं। तो मैंने कहा कि अगर 48 लिखा है, 48 को मैं 12 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। आपने कहा यस सर बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि 12 चौक 48, कुछ भी शेषफल नहीं बचने वाला है। मेरे मन में आया कि मैं 16 गुणे 3 कर दूं इसको, तो फिर क्या आएगा रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर फिर भी वही आना चाहिए। क्या, आप देखो 12 को मैं कैसे करूंगा, 4 चौक 16 और 4 तें 12, 3 से भाग करूंगा तो 3 3 कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मेरे मन में आया कि मैं इस 48 को एक तरीके से और लिखता हूं। कैसे, मैं इस 48 को ना मैं ऐसे लिखता हूं कि 28 प्लस 20 कर देता हूं और 12 से डिवाइड करता हूं। आप कहेंगे यस सर, ठीक। तो आप देखिए यहां से मैं 12 दूनी 24 करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहां पे 4 आ जाएगा। ठीक, और ध्यान देना मेरी बात को, 12 दूनी 24 किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक, 12 एकम 12 किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो अब ये प्लस लगा हुआ है तो 8 और 4 क्या करेंगे, जोड़ेंगे फिर से, और फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। आप मेरी बात समझिए एक और, कि जब भी हम रिमाइंडर निकालते हैं तो जैसे मान लो कि मैं क्या कहता हूँ, एक फार्मूला हमारा क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल होता है ना, ये तो फार्मूला है एक। आप कहेंगे यस सर होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहीं पे, क्या कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर लिखा है तो वो जो होगा वो क्या होगा, ये भाज्य होगा। भाज्य को हमने किससे, भाजक से क्या किया,
भाग किया तो इधर क्या आया, मेरा भागफल आया। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, और ये क्या आएगा यहाँ पे हमारा शेषफल आएगा। तो एक बात समझिएगा कि कभी भी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखना चाह रहा हूँ मैं, जैसे मैं भाजक और शेषफल, आप ये देखिए कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो नोट करके यहीं पे मैं लिखना चाहूँगा, जगह नहीं है बेटा, तो मैं ये लिखूँगा कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा, कभी भी भाजक से बड़ा एवं निगेटिव नहीं आ सकता, मतलब कि ऋणात्मक नहीं आ सकता, ऋणात्मक नहीं आ सकता। आप बात समझ पा रहे हैं कि शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा एवं ऋणात्मक नहीं आ सकता। आप समझ गए बात कि नहीं। तो यहां से क्या होगा, जब मैंने कंसेप्ट की बात की तो ax माइनस वन की पावर होल एन अपान ए, तो रिमाइंडर माइनस वन की पावर एन हो जाएगा। ये इवन रहेगा, तो मैं कहूँगा अगर इवन है तो वन आएगा, ऑड है तो माइनस वन आएगा। माइनस कभी नहीं होता है, तो क्या करेंगे जब माइनस आएगा तो इसमें एक घटा के हम जो भी आएगा वो वैल्यू हम बताएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की कि अगर 48 है उसको मैंने प्रोडक्ट के फॉर्म में किया तब भी रिमाइंडर जीरो आया, मैंने प्लस के फॉर्म में किया तब भी जीरो आया। एक और स्टेप बचा है, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको 60 माइनस क्या कर दूँ मैं 28, 60 माइनस क्या करूँ मैं 48 2 50, 60 माइनस क्या लिख दूँ बेटा 12 लिख दूँ, 60 माइनस 12 लिख दूँ और मैं इसको 12 से डिवाइड करूँ तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फाइनल जीरो आ जाएगा। कहने का मतलब है किसी संख्या को किसी भी फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाए, मैंने क्या कर दिया प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे मैंने प्लस के फॉर्म में बना दिया, यहाँ पे मैंने डिफरेंस के फॉर्म बनाया, फिर भी आप देखिए कि हर जगह आपका जो रिमाइंडर आया है, हर जगह जो रिमाइंडर आपका आया है वो क्या है, सेम आया है। बताओ भाई सेम आया है कि नहीं है। तो आप अपनी कॉपी में नोट में बना के लिख लेंगे कि किसी भी संख्या को किसी फॉर्म में ब्रेक किया जाए तो रिमाइंडर कभी भी मतलब कि चेंज नहीं होता, रिमाइंडर सेम रहता है। एक बात और बताऊंगा सवाल के बिहाफ पे मैं बात करूंगा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। जैसे मैंने लिखा कि 48, तो 48 को मैं 13 से भाग करूं, ठीक है ना, 13 3 39, 13 चौको 52, तो कितना कम है, तो मैं कहूँगा कि 13 चौको 52, मतलब 48 से जस्ट बड़ा नंबर पढ़ो तो 48 से बड़ा जस्ट नंबर होगा, जो मैं कहूँगा कि 13 चौको 52 मतलब 4 माइनस का 4, 52 में कितना कम है 48, 4 कम है, तो ये माइनस रिमाइंडर आया। तो रिमाइंडर माइनस कभी नहीं होता, ये माइनस यहाँ आएगा, 4 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 4 13, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आप बताइए 13 3 39, तो कितना रिमाइंडर बचा 9 आया कि नहीं आया। तो मतलब कि नेगेटिव रिमाइंडर यही बताता कभी कुछ नहीं होता, जो आता है यहाँ पे घटा देते हैं इसमें से भाजक से, और जो आता फाइनल वो हमारा रिमाइंडर मिल जाता है। अब हम सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था और मैंने बताया क्या। तो जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। आप सारी बात लिख लिए होंगे और क्वेश्चन को मैं इतने पॉइंट में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक। मैं कहता हूँ 67 की पावर 67 लिखा है, प्लस 67 लिखा बटे 68 है। मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि एक संख्या है, क्या है ये, एक संख्या है, कोई भी किसी फॉर्म में, बस उसके लिखने का तरीका बदल गया है यहाँ पे। जैसे 67 की पावर क्या लिखा बेटा 67 लिखा है, और प्लस का क्या लिखा 67 लिखा, मैं इसको 68 से डिवाइड करूँ तो कुछ भी हो, इसको मैं 68 से डिवाइड करूँ तो मैं ये कहूँगा कि यह पूरी एक संख्या है ऊपर लिखी है। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, मैं क्या लिखता हूँ जरा बताइए। तो आप कहेंगे 2 की घात अगर मैं 5 लिख दूँ प्लस 8 लिख दूँ तो एक संख्या ही तो है, या 5 में मैं 4 लिख दूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 8 कितना बनेगा 16 8 24। इसका मतलब ये नंबर 24 था, वो इस फॉर्म में लिखा गया है। इसका मतलब ये भी कोई नंबर है। अब इसको क्या करूँगा मैं, इसको लिख क्या सकता हूँ, इसको मतलब किसको, कि जो 67 है, 67 को मैं लिख सकता हूँ बेटा कि 67 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ बराबर लगाऊंगा कि 68 माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या, आप कहेंगे नहीं सर ये 67। मैंने कहा कि हमसे शेषफल पूछा है, किसी नंबर को किसी फॉर्म में ब्रेक कर दो, शेषफल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और प्लस का मैं जब 67 करूँगा, प्लस का 67 करूँगा तो मुझे पता है कि देखो ध्यान से सुनो, अब इसको 68 से डिवाइड करूँगा, यहाँ बन गया ना ax माइनस 1 की पावर होल n, तो मेरा जो यहाँ रिमाइंडर आएगा यहाँ पे
वो -1 आएगा, -1 की पावर 67 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है। माइनस मतलब कहने का -1 की पावर 67 है तो फाइनल ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। -1 यहाँ से और -1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, -2। माइनस कभी आता नहीं है तो मैंने कहा माइनस क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने कहा था अगर माइनस आएगा तो घटा देना भाजक से, तो मैंने 68 से घटा दिया 2 तो कितना हो गया, 66 हो गया। आप ईमानदारी से बताओ, अगर पूरा सवाल समझ में आ गया तो आप बताओ कि क्या ये आपको करने की, इसको पेन चलाने की ज़रूरत थी क्या? आप कभी कतई नहीं चलाते, ठीक है ना। तो आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम में जो भी बातें थी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है और आपका आंसर आ भी गया होगा। अब देखो जैसे यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा जगह बना के मैं बता दे रहा हूँ कि 67 की पावर 67 लिखा था प्लस 67 था। आप कॉमन लेने के चक्कर में पड़ जाते। अगर आपने कॉमन यहाँ से लेते, मेरी बात ध्यान सुनो, तो फायदा क्या होता, 67 कॉमन लेते, 67 पावर यहाँ पे 66 हो जाता, प्लस 1 हो जाता, तो फर्क क्या पड़ता, कुछ तो नहीं होता ना। मुझे इसमें और इसमें डिफरेंस 1 का अगर बन रहा है, 1 कम या ज़्यादा का, तो मेरी बात बन जाती है। तो मैंने वही बात लिखा कि 67 माइनस, मैं इसको लिखूंगा 68 -1 आएगा, और यहाँ -1 -2 यहाँ से घटा दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 66 मिल जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक का मान ज्ञात कीजिए, ये आपसे सवाल पूछा है। 35 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है आपके लिए। 38 का स्क्वायर जो होगा वह भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से डिवाइड बाई, मैं कहता हूँ कि x है, मतलब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, वो 35 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर ये ब्रैकेट में है, और वो कह रहा है कि डिवाइड बाई x मान लिया, मतलब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x है इज इक्वल टू 5। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब एक नंबर है जिसको किस से भाग कर, मैंने कहा x से भाग दो तो क्या आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर क्या है, तो मुझे इतना पता है कि x उधर लेके आओ, ये x निकालना है, तो x कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करके यहीं लिख दूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। बताओ भाई होगा कि नहीं होगा, बस इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखिए कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या कुछ भी नहीं कॉमन मिलने वाला है, ठीक है ना। 19 दूना 38 और 5 7 35 होता है। तो मैं 35 का स्क्वायर मेरे लिए बहुत आसान लिखना, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब 5 लास्ट में आ जाए तो 5 का स्क्वायर क्या लिखूंगा, 25, और 3 चौक 12। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो मान है वो कितना है, 12 25 है। 38 का स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो भाई ये मुझे लिखना पड़ेगा, 38 गुणे 38 करूँगा तो मैं जानता हूँ लास्ट में 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। तो अगर लास्ट में 4 आएगा तो 5 4 9 आएगा, दोनों को सम करने के बाद 9 आएगा। तो अगर 9 आया है तो 5 8 40, मतलब पॉइंट में 8 आएगा लास्ट में, 2 जगह है, नहीं मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलो 8 है 64 के 4 हासिल 6, 8 3 24 6 कितना हो गया 30, 3 है 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 4 4 3 1 4 1, तो 1444 हो गया। कितना हो गया, 1444 बटे 5 बराबर किसके है, x के है। तो 12 25 प्लस 14 44, 5 4 9, 5 4 9 और 4 2 6, 4 2 6 और 1 1 2 बटे 5 बराबर किसके, x के। तो 5 से 50 25, 1 26, 5 3 15, 1 16 19, 5 3 15, 4 19 5 8 40, 533 हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ है कि मैं तो ये जान गया कि लास्ट में 0.8 आएगा, लास्ट में 0.8 आएगा, 2 जगह फंस गया था मामला, नहीं तो मैं बता देता कि कितना आएगा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 64 √64 प्लस √0.64 प्लस √0.0064, फिर क्या है 4 टाइम 064 है पॉइंट के बाद, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब आप देखिए जैसे ये ऑप्शन है, मैं कहता हूँ सॉल्व मत करो, मुझे इतना पता मैं देखते ही बता सकता हूँ, आप मेंटली सॉल्व करो। आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये 8 आएगी, इसकी वैल्यू 8/10 मतलब 0.8 आएगी, इसकी वैल्यू 1 से और कम आएगी, इसकी वैल्यू 8 से और कम आएगी, मतलब 8 पॉइंट पूरा मिला के 1 नहीं बनेगा, मतलब ये और ये तीनों अगर मिला लिया जाए तो 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब आंसर जो भी आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आज इतना दूर दूर आंसर दे रखा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यही आंसर होगा। इसको आप सोचने का, अब आप यही सवाल सॉल्व करने लगो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लगे तो टाइम वेस्ट
हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 64 अंडर 64, 64 को क्या लिखूंगा 8 लिखूंगा, ठीक है ना। प्लस इसको क्या लिखूंगा 0.8 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे प्लस का 0.08 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे 2 2 2 2 3 मतलब कि 0.008 लिखूंगा। तो मुझे पता है कि 8.8 रहेगा, 8 रहेगा और 8 रहेगा, 8.888 आएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पर ये भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये कर रहे हैं तो अभी आपको सीखने की ज़रूरत है। चलो ठीक है, अभी बहुत सारे सेट कराएंगे तो उसमें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 24, 36 और 40 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या होगा। क्या 24, 36, 40 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको पता है कि जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो किन्हीं दी गई संख्याओं के सबसे बड़ी संख्या के बराबर है, उससे बड़ा होता है। तो मैं कहूँगा कि आप 40 जो कुछ भी होगा। अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ मिल गई है। मैं इस सवाल में ये कहूँगा कि 40 से 40 से बड़ा होगा, सारे ऑप्शन है। मैं कहता हूँ कि जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, आपको पेन नहीं चलानी है, गारंटी कहता हूँ। देखो कैसे, 24, 36 और 40। मैं कहता हूँ कि इन संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो कोई क्या आएगी, कोई संख्या आएगी। वह संख्या 40 से भी कटेगी, वो संख्या 36 से भी कटेगी, वो संख्या 24 से कटेगी। अगर वो संख्या 36 से कट रही है तो संख्या 9 से भी कटेगी, ठीक है ना। या आप देखिए कि 9 से कौन सा नंबर कट रहा है, 4 2 6 8 4 12 1 2 1 3, तो एक ही नंबर कट रहा है और कट नहीं रहा है। आप कुछ भी मत देखो, बस आपका आंसर यही हो जाएगा। आप सेकंडों मतलब आप 36, आप 9 को ढूंढिए, 3 को ढूंढिए, 11 ढूंढिए, ठीक है ना। ये आपके लिए ज़्यादा ईजी कर देता है। क्यों, क्योंकि कोई नंबर अगर 36 से कटे, वो नंबर 9 से जरूर कटेगा। तो इसका मतलब 9 जो भी आंसर होगा वो 9 से कट रहा होगा। तो 9 से एक ही ऑप्शन था, कट रहा है, हमारा ये आंसर हो गया। मैं आगे चला जाऊंगा, बात खत्म, ठीक है ना। आगे चलो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 8 और 17 28 है। ऐसे अंकों के जोड़े कितने बनेंगे। मैंने आपको अगर नहीं बताया है तो यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि हमें एचसीएफ लिखा है, क्या दे रखा है, एचसीएफ 8 दे रखा है, ठीक है ना। और एलसीएम जो है, एलसीएम कितना है, 17 28 है, 17 28 है। मैं कहता हूँ कि जब भी हम एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करते हैं तो दो को प्राइम नंबर आते हैं जो पेयर में लिए जाते हैं। आप कहेंगे ये बात सर क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि एलसीएम 17 28 है। अभी मैं समझाता हूँ डिटेल में आपको। 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 4 12, 8 6 48, 216। तो 216 में कि आप देखिए पेयर कौन से बनेंगे। तो एक पहला तो 1 गुणे 216 बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे पेयर काउंट किए जाते हैं जो दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो, क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम यहाँ पे हैं। मतलब कहने का अगर 2 से लिखूँ तो मैं कहूँगा कि 108 दूना कितना हो जाएगा 216। अगर मैं यहीं पे 3 की बात करूँ तो 3 से 21, 3 दूना 6। अगर मैं यहीं पे 4 बात करूँ, ठीक है ना, तो 4 पंचे 20, 4 3 12। अगर यहीं पे 5 6 से बात करूँ तो 36 छक्का 216। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। और यहीं पे हम 7 से कटेंगे ना 8 से, 8 दूनी 16, हाँ तो 8 गुणे 8 दूनी 16, 8 7 56। 9 से बात करूँ अगर मैं तो 9 दूनी 18 और 9 चौक 36। 10 11 12 से बात करूँ तो 12 एकम 12 और 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। 12 के बाद 13 14 15 16 समथिंग ऐसे आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप देखो कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा तो ये कट जाएगा। इन दोनों 24 या 72 ये हो जाएगा। ये 53 और 4 है ना, तो 4 3 12, ओहो 53 4 नहीं है, 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 54 हो जाएगा, ठीक। तो इनका एचसीएफ 2 आएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा। 6 चौक 36, ये भी नहीं लिया जाएगा। 8 और 27 दोनों आपस में कैसे हैं, ये हैं। 3 से 24 हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो दो हमारे क्या होंगे, 2 जोड़े बनेंगे। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे मान लिया कि को प्राइम आपने लिया। मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कंसेप्ट समझो, आप कंसेप्ट समझिए क्या मैं बताना चाहता हूँ कि अगर एचसीएफ की दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है तो एलसीएम क्या होगा, तो संख्या क्या होगी जरा बताओ। एचसीएफ एच है तो आप कहेंगे कि संख्या जो होगी वह एच एक्स और एच वाई होगी ना। तो मैं यहीं से मैं जब एलसीएम की बात करूँगा, एलसीएम की जब बात करूँगा तो एच एक्स वाई हो जाएगा, एच एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना, एच एक्स वाई हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब मैं कहता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड कर दो आप, एलसीएम अपॉन एचसीएफ कर दो आप। तो एलसीएम कितना निकला है,
एच एक्स वाई और एच सी एफ एच है, कट जाएगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। ठीक है ना, इसका मतलब एक्स वाई ही क्या है, दोनों को प्राइम नंबर होते हैं, दोनों को प्राइम, इसीलिए पेयर को प्राइम लिया जाता है। आपको ये बात अभी भी नहीं समझ में आई तो फिर से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं जिनका एच सी एफ 3 है, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बन जाएगी, अगर एच सी एफ 3 है तो संख्या होगी 9 और 15। इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो 3, अगर मैं इनको एच सी एफ क्या है तो 3 गुणे 3 और 3 गुणे 5, ठीक है ना, 3 गुणे 3 3 गुणे 5। तो ये देखो यहाँ पे दोनों आपस में कैसे, हमेशा जो रेशियो में लिया जाएगा वो कोप्राइम होगा। इसका मतलब है कि अगर इन्हीं संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, आप इन्हीं संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो, देखो कैसे, संख्या क्या बनेगी, एचसीएफ 3 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 15 3 45 आ जाएगा, कितना आएगा 45 आएगा। तो मैंने कहा 45 और 3 से डिवाइड करो, 1 मिनट, 3 त्रिक्का 9, 5 3 15 3 45, कितना होगा, जो आपका एलसीएम कितना बनेगा बेटा, एलसीएम कितना बनेगा 45 हो जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 15:1 आ जाएगा, दोनों आपस में कोप्राइम हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है? मतलब कहने का है कि जब हम पेयर जोड़े बनाते हैं तो वही जोड़ा हम काउंट करते हैं या कंसिडर करेंगे जो आपस में कैसे हो, कोप्राइम हो। पेयर वही कंसिडर किया जाएगा जो आपस में कोप्राइम हो। ए रेशियो बी 1:2 है, बी रेशियो 2:3 है, तो ए बी सी में अनुपात होगा। तो ध्यान दीजिए कि आप चाहे यहाँ पे फोकस करो और चाहे यहाँ पे फोकस करो। मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 1:2 ए और बी में है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बस यही बन गया, इतना समय लगेगा बस। आप कहेंगे सर इससे ना फोकस, इससे कर लो, 2:3 है, तो आप देखो 2:3 कहाँ, यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दोनों तरीके से आप देखते हो तब भी आंसर यही आएगा, सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हैं जिद करते हैं कि नहीं सर मुझे करना है क्योंकि मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, बहुत जिद्दी टाइप का हूँ, तो पेपर में जिद नहीं चलती बेटा, ठीक है ना, जिद नहीं चलती, आपको आंसर निकालना होता है, पहले से सीख के जाओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 4 और 6 है ना, तो एलसीएम जो आएगा 1:2:3 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पर इतना करने की ज़रूरत कहाँ थी आपको, बिल्कुल भी नहीं थी। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। 10% का मतलब क्या है, 1/10, मतलब पहले कितनी कीमत थी, पहले और बाद में कहो या अब, बाद में कहो या अब कहो, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये कीमत की बात हो रही है। पहले कीमत कितनी थी, 10 थी और अभी कीमत 1 कम हो गई, तो कितनी हो गई, 9 हो गई। कह रहा है कि इसे मूल कीमत पर लाने के लिए, मतलब 10 पे लाने के लिए, आप 9 पे हैं तो क्या करना पड़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 9 से। तो परसेंट में लाने के लिए 1/9 की 11 9 99, 11 सही 1/9% होता है, 11 सही 1/9% होता है। आगे चलो कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में कुल 500 अंकों में से 380 अंक प्राप्त करता है, विद्यार्थी का प्राप्त प्रतिशत होगा। भाई 500 में से, अब बताओ 500 में से आपको 380 मिला, तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू क्या होता है, 100। 2 0 यहाँ से कटेगा और इसको करेंगे तो 5 7 35, ठीक है ना, एक ही ऑप्शन साथ में है, यही आ जाएगा, 5 से 35 3 38 5 6 30, तो 76% आ जाएगा। अब आपसे परसेंट पूछा गया है, बहुत हल्का सवाल, फिर भी ऐसे सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, इसलिए सवाल को यहाँ पे डाला गया है। एक वस्तु को 996 बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 894 बेचने पर हुई हानि दोनों समान है ना। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, मतलब ये पेन है, इस पेन को मैंने एक बार 996 में बेचा तो मुझे कुछ फ़ायदा मिला, मान लिया कि मैंने x रुपये का फ़ायदा मिला, लेकिन उसी वस्तु को मैंने 894 में इसी को बेच दिया तो मुझे लॉस हुआ, लेकिन जितने का वहाँ प्रॉफिट हुआ था इतने का लॉस हुआ था, लॉस हो गया। तो कह रहा है कि लाभ और हानि दोनों समान हैं, ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप क्या करो बेटा, इन दोनों का एवरेज ले लो, ठीक है ना। तो 996 प्लस 894, ठीक, डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। तो मुझे इतना पता है कि यहाँ पे कट करेंगे इसको हम, ठीक, हालांकि जोड़ ही लें
तो 6 4, अब यहाँ देखो 4 इधर चला आएगा तो कितना 1000 हो जाएगा, 1890 हो जाएगा, ठीक है ना, 1890 हो गया। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18 और 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 945 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब किसी वस्तु, एक ही वस्तु को अलग अलग प्राइस से बेचने पर लाभ और हानि बराबर हैं तो उस वस्तु का सीपी निकालने के लिए उसका हम क्या लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे सर मैंने तो आपकी बात समझ गया और मैंने रट भी लिया, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। तो देखो मज़ा नहीं आया तो मैं कहता हूँ कि जो सीपी है, वस्तु का सीपी, अगर आपने वस्तु को बेचा, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो घट जाएगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, सीपी को हम लिखते हैं कि अगर आप लॉस पे हैं तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। मतलब कहने का कि 100 रुपये की चीज़ थी, आपने 80 का बेचा तो 20 का लॉस हो गया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है ना, फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया। मतलब कहने का एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये है। यही बात यहाँ पे हुई है कि एसपी प्लस लॉस इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। चूँकि लॉस और प्रॉफिट क्या है, सेम है, तो आप दो तरीका क्या है कि दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ले लो और 2 से डिवाइड कर दो तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं यहीं पे करूँगा क्या कि आपने मान लो कि हमें लॉस कब हुआ है, जब मैंने वस्तु को 894 में बेचा है तो मुझे लॉस x रुपये का हुआ है। जब मैंने वस्तु 996 में बेचा है तो मुझे हानि कितने की हुई है, मुझे हानि हुई है, मतलब कि प्रॉफिट हुआ है x रुपये का। तो जब ये इधर जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है ना। और 94 ये करेंगे 6, 900, 9 2 1800, 1800 कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 1890 आ गया, इससे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। बताओ भाई x की वैल्यू 945 आई कि नहीं आई। ओहो, मैंने गलत लिख दिया, गलत लिख दिया। यहाँ पे कैसे ये डिफरेंस लिया जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 होगा, और 9 में से 9 गया 0, ये 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 51। इसका मतलब है कि अगर वह वस्तु को 894 में बेचता है तो 51 रुपये का क्या होता है, लॉस होता है। इसका मतलब उसने जितने खरीदा था 51 कम में बेचा। तो आप यहीं पे जोड़ दो कि आपने कितने में बेचा, 894 में 51 जोड़ दो तो 4 1 5, 9 5 14 के 4 और 8 1 9, 945 हो गया। या इसी 51 को यहाँ घटा दो तब भी आ जाएगा। फिर इतना करने की ज़रूरत नहीं, मैंने कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझा दिया। जब किसी वस्तु को अलग अलग प्राइस से बेचने पर उस पर एक बार लाभ और इस बार हानि अगर बराबर है, लाभ और हानि अगर बराबर है तो उन दोनों का अगर हम एवरेज ले लें तो हमें क्या निकल के आ जाता है, हमारा वहाँ पे हमें उस वस्तु की सीपी निकल के आ जाती है डायरेक्ट एक झटके में। यदि 1 रुपये का 60 वर्ष में सरल ब्याज 9 बन जाता है, साधारण ब्याज रुपये 9 बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। तो मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल कितना है, 1 है, टाइम कितना है 60 वर्ष है, और साधारण ब्याज 9 बन जाता है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी, रेट पूछा है। तो मैं कहता हूँ कि कितना ब्याज मिला है, 9 ब्याज मिला है, प्रिंसिपल 1 है, रेट निकालना है और टाइम कितना है 60 वर्ष है, अपान क्या हो गया 100 हो गया। 1 0 यहाँ से कटेगा तो 2 3 6, 2 पंचे 10, 3 त्रिका 9, तो 3 पंचे 15। इसका मतलब जो रेट होगा वो कितना आ जाएगा, 15% आएगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। और भी आसान, इतना इसमें क्या आसान होगा, सीधे फार्मूले वैल्यू रखना है और कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि 6,000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, है ना। तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि आप ये कह रहा है कि 1.5 वर्ष, मतलब कहने का है कि आप जो ब्याज देंगे ना, पहले 1 वर्ष के लिए देंगे, उसके बाद अगले 6 मंथ के लिए आप ब्याज भरेंगे, तो 1 साल का 10% देंगे, है ना। तो 6 महीने का कितना देंगे, 5% देंगे। आप चाहो तो इनका सक्सेसिव लेकर डायरेक्ट आंसर बता दो। तो आप कहेंगे कि 10 + 5, तो 2 साल का जो CI यहाँ बनेगा, मतलब 1.5 वर्ष का, तो 2 लिखा जाएगा। तो 10 + 5 + 10 × 5 बटे कितना 100, 10 × 50 × 100, मतलब 1 0 से कट के 0.5, 15 दशमलव कितना आ गया 5। और जो आएगा वो किस में आएगा बेटा, परसेंट में आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का रूप में संयोजित है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मुझे ये पूछा है। तो आप 6,000 का ना, 6,000 का 15.5% निकाल दो तो क्या हो जाएगा, ये 0.18 100 कर दिया तो 1 2 3, 1 2 3, तो
तो इसको करूँगा तो 6 गुणे 155, 6 गुणे 155, ठीक है ना। तो 6 पंचे 30 के शून्य, अरे 15 छक्का 90 और 5 छक्का 30, 930 हो जाएगा, बात खत्म। कितना आ गया? 930 आ गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब कहने का है, आप चाहते तो यहाँ पे रेशियो भी लगा सकते कि 10 प्रिंसिपल और अमाउंट, 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, ठीक है ना। 5% मतलब 20 से कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना गुणा करना पड़ेगा थोड़ा सा, 200 हो जाएगा, 20 दाम 200, और 200 की वैल्यू कितना है? 6000 दे रखा है। तो मैं किससे करूँगा? मैं 30 से गुणा करूँ तो मुझे 6000 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे कितना है? एक क्या निकालना है बेटा? इसको मैं गुणा करूँगा तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 1 23, 231, 31 मिलेगा। इसका मतलब 31 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 3 से, तो 0 3 और 3 त्रिका 9, 930 आ गया। बताओ, या रेशियो लगाओ चाहे तो जो लगाओ, आपका सवाल बन जाएगा एक ही झटके में, ठीक है ना। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे कि 6000 है, लेकिन आपको यहाँ पे ना वो फिर अमाउंट निकल के आ जाता है। क्या निकल के आता है? अमाउंट निकल के आ जाता है, नहीं तो हम करते हुए चले जाते। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि n संख्याओं का औसत x है, दो संख्याओं में से प्रत्येक में से 36 घटा दें तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, x का मान क्या होगा? आप सवाल मुझे लगता है ना देख के बता पाएंगे। क्या करें? आप देख के ही बता पाएंगे। कह रहा है कि n संख्याओं का औसत क्या है? x है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो n संख्याएं हैं उन सब का मान x x x x है। तो आप ये समझिए, जैसे मैंने क्या कहा, n संख्याओं का औसत x है, इस लाइन का मतलब समझो। तो मैंने लिखा कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि n संख्याएं हैं, मैंने कहा डॉट 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 n संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि औसत x है, मतलब ये x है, 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 डॉट 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 सभी x हैं, सबका मान क्या है? x है। तो मैं कहता हूँ कि ये दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? नया औसत x माइनस 8 हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से मैंने 8 नया औसत, मतलब सब में क्या किया? दो संख्याओं में से 36 घटा दे प्रत्येक में से, तो 36 दूना 72। उस 72 की चेंज होने की वजह से सब में कितना चेंज आया? x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 हो गया, x माइनस 8 हो गया, ऐसे 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 यहाँ तक हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8n हो गई। कितना हो गई? 8n। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा कि 8 9 72। तो कितना हो जाएगा? 8 9 72। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 9 हो गई। n का मतलब क्या है? कितने पद हैं? तो आप कहेंगे कि टोटल जो टर्म है ना यहाँ पे n, तो n संख्याओं का औसत x है, ठीक है ना। तो हाँ, यहां से बेटा पूछ रहा है कि x का मान होगा, तो n का मान तो निकल गया, यहाँ x नहीं होगा। n संख्याओं का औसत x है, ये दो संख्याओं में से प्रत्येक से 36 घटा दिया जाए तो नया औसत x माइनस 8 हो जाता है, ठीक है ना। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए था n का मान क्या होगा? क्या होगा? n का मान क्या होगा? तो यहीं पे हम इसको बनाएंगे बेटा, क्या, ठीक है ना, n। तो n का मान कितना आ जाएगा? 9। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 8 दिन तथा 10 दिन में बना सकते हैं, या दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य समाप्त होने से कितने दिन पूर्व बी कार्य करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 6 दिन में बन जाए, ठीक है ना। तो बढ़िया सवाल है, लेकिन यहाँ पे समझना है और कुछ है नहीं। ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 8 दिन और 10 दिन में बना सकते हैं, दोनों एक साथ कार्य करें। मतलब कि ए और बी, यहाँ पे क्या होगा बेटा कि ए और बी कि 8 दिन में बना सकते हैं, तो इनके जो दिन का अनुपात है ना वो कितना है? 8 और 10 है, ठीक। दोनों एक साथ कार्य करें तो इसका मतलब है कि जो क्षमता का अनुपात होगा वो पलट जाएगा। चलो मैं ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसा ना लेकर इस तरह वाले कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ पे डेटा पे डिपेंड करता है ना, तो ये 8 दिन में कर सकता है और ये 10 दिन में कर सकता है। तो 10 चौक 40,
इनका एलसीएम क्या मिल गया 40, तो 8 5 40, 10 चौक 40। मतलब ये 4 काम प्रतिदिन करते हैं और ये 5 काम प्रतिदिन करते हैं। कराए दोनों एक साथ कार्य करें तो कार समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी कार छोड़ देगा, छोड़ दे कि पूरी दीवार 6 दिन में बन जाए। मतलब कहने का है कि सपोज दैट पूरी दीवार मतलब पूरा 40 काम करना है तो बी काम छोड़ेगा, लेकिन ए अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे आके काम ख़त्म हुआ है तो पूरे पूरे 6 दिन लग रहे हैं। अब इस पूरे पूरे 6 दिन कौन काम किया है, तो आप कहेंगे कि छोड़ तो बी रहा है, बी के छोड़ने के बारे में बात हो रही ना कि ए के। तो इसका मतलब है ए पूरे 6 दिन काम किया है और एक दिन में 5 काम करता है तो वो कितना काम करेगा 30 काम। इसका मतलब है कि यहीं पे हम क्या करेंगे बेटा, इसको 30 माइनस कर देंगे, 30 माइनस करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि मात्र और केवल 10 काम किया है कौन, बी। इसी कितने दिन में किया है, तो मैं कहूँगा कि 4 से डिवाइड करूँगा तो 2.5 दिन में काम किया है, 2.5 दिन। इसका मतलब बी 2.5 दिन काम किया, काम ख़त्म होना था 6, तो 6 में से मैं 2.5 घटाऊँगा 2.5, तो 3.5 दिन पहले उसने क्या किया, काम छोड़ दिया। काम अभी 3.5 दिन बचा है, 2.5 दिन काम किया, उसके बाद 3.5 दिन बचा था काम, पहले ही छोड़ के भाग गया। तो कह रहा है कि बी कार करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 6 दिन में बन जाए। मतलब कितने दिन पूर्व, तो 3.5 दिन पहले अगर वो छोड़ दे सिर्फ और सिर्फ 2.5 दिन काम करे तब वो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अच्छा सवाल है, लैंग्वेज का खेल था, बाकी कुछ है नहीं सवाल में। आगे चलते हैं कि नल ए और बी मिलकर एक टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। नल ए उसी टंकी को अकेला 30 मिनट में भर सकता है, नल बी उसी टंकी को कितने दिनों में भर पाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है। देखो ए भर सकता है और ए और बी मिलकर, दोनों ए और बी मिलकर 20 मिनट भर सकते हैं। नल ए उसी टंकी को 30 मिनट भर सकता है। तो मैं यहीं पे कहूँगा कि ए प्लस बी दोनों 20 मिनट में और ए अकेले 30 मिनट में, तो एलसीएम जो होगा 60, तो 20 3 60, 30 दूना 60। इसका मतलब ये 2 काम करता है और ये कितना करता है, 1 काम। मतलब कि 1 मिनट में मतलब कि 1 लीटर पर मिनट भरता है, इसकी जो क्षमता है। नल भी उस टंकी को कितने दिनों में भर पाएगा, तो 1 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यही तो है क्या हमारी टंकी की क्षमता। टंकी की क्षमता है जब हम एलसीएम लेते हैं तो, ठीक है ना। अब उसकी क्षमता कितनी है, 1 लीटर पर मिनट है ना, तो 60 लीटर भरना है तो 60 मिनट लग जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी, मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। अगर एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिए क्या पूछा है, मैदान की लंबाई चौड़ाई होगी। तो मैं कहता हूँ कि अगर एक आयताकार मैदान है तो उसकी लंबाई अगर एल है, उसकी चौड़ाई बी है, ठीक है ना, तो उसका परिमाप 50 मीटर है। क्या, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो आयताकार जो मैदान है ना उसका क्षेत्रफल कितना है, आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है ना वो L इंटू बी होता है। वो आपको दिया है कि 150 वर्ग मीटर है, ठीक। परिमाप कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखा है। तो मैं कहता हूँ कि L इंटू बी की वैल्यू कितना है, 150 है। परिमाप क्या दे रखा है, तो आयत का परिमाप जो होता है वो कितना होता है, तो आयत का परिमाप जो होगा वो होता है L 2L प्लस बी, 2L प्लस बी। वैल्यू कितनी है, 50 दे रखा है, मतलब कि L प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 25 है, क्योंकि 2 से ये कटेगा, ठीक। आप ये समझिए कोई 2 नंबर लीजिए, है ना, जिनका सम 25 आ जाए और उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 15, तो 15 दाम में 150, 15 10 25, तो मैं कहता हूँ 15 प्लस 10 कितना बनेगा 25। हिट एंड ट्रायल से, आगे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 15 गुणे 10 कर दें तो कितना आ जाएगा 150, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये समझिए कि लंबाई और चौड़ाई 15 और 10 मीटर होंगे, 15 और 10 मीटर होंगे। ऑप्शन से भी बना सकते थे। वो कह रहा है कि अगर उसका परिमाप 50 मीटर है ना, तो उसकी एक ही लंबाई 50 थोड़ी ना होगी, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम देखें, ऑप्शन पे जाएं, इसको मत देखें, है ना, या आप यहीं से देख लो कि उनका प्रोडक्ट 150 होगा। कोई 2 नंबर ले लो, 3 × 5 = 15, 150 आएगा, 150 आएगा।
लेकिन 2l प्लस बी 35 गुना 70 हो जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। मतलब आपको ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती अगर ऑप्शन से आप बनाते तो। क्यों? क्योंकि 2l प्लस बी की वैल्यू 50 कहाँ से बन रही है, तो 15 तो 25 गुना 50, 50 30 हो ही नहीं सकता, 7 2 14 गुना 28, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, और 35 गुना 70 बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है? तो आपको कुछ भी नहीं करना था, सीधे आप ऑप्शन पे आके आंसर निकाल सकते थे। आगे बात करते हैं कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 में 5 किलो अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया। ठीक है, दूसरे शब्दों में कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी, है ना। ये बात समझो कि चीनी की कीमत 20% कमी हो गई, 20% को लिखेंगे 1/5, मतलब कमी हुई। तो पहले कितनी थी, पहले कितनी थी ज़रा बताओ आप। तो आप कहेंगे सर पहले और अब, पहले और अब। पहले जो चीनी की कीमत थी वो कितनी थी, 5 थी, अभी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना। तो 600 रुपये कीमत थी पहले, है ना। 600 रुपये में, मतलब पहले जो कीमत थी 600 थी, तो 600 बनाने के लिए 120 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहीं पे मैं बात करूंगा कि 12 चौक 48 480, ये जो डिफरेंस, पहले भी 600 रुपये लेकर जाते थे, लेकिन अब कीमत पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो 600 की वैल्यू अब 480 वैल्यू हो गई वही चीज़ की। मतलब लेकिन हम लेके कितने गए, 680 ले गए, तो मतलब कि सॉरी 600 लेके गए थे, तो यहाँ से 120 का डिफरेंस है। इसी 120 के कम होने के नाते से 5 किलो अलग खरीद लिया। तो मैं कहूँगा कि 5 गुना 10 और 5 चौक 20, 24 रुपये पर केजी, 24 रुपये पर केजी। कब? अब मिल रही है 24 रुपये पर केजी अभी है। ठीक, क्यों? क्योंकि पहले 600 रुपये था, अब पहले कीमत 5 रुपये किलो थी, अब हो गई 4। तो पहले भी 600 लेके जाते थे, अब भी लेके जाते हैं। तो मुझे पता है कि मुझे 120 की वजह से ही, एक यूनिट की वैल्यू 120, इसी 120 की वजह से ही चेंज जो आया है वो 24 रुपये प्रति केजी मिल गए, अब मिले। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या, कीमत में कमी होने से चीनी की कीमत रुपये प्रति किलोग्राम थी, पहले कितनी थी ये मुझे बताना है। पहले कितनी थी? तो मुझे इतना पता है कि ये 24 है ना। क्या है बेटा? ये 24 है। तो पहले मेरे पास कितना चीनी मुझे मिलती थी, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 480। अब यहीं से आप बता दो क्या, कि 24 रुपये अगर प्रति केजी है 480 रुपये में, तो कितनी मिलेगी? तो आप कहेंगे 24 दूना 48, इसका मतलब है कि पहले अब 20 केजी मिल रही है। कितना? 20 केजी मिल रही है। अब अभी कितना लेकर आ रहे हैं? 24 दूना 48, 20 केजी प्राप्त कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जो मुझे चीनी मिल रही है ना, वो 24 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रही है। लेकिन मार्केट में लेके कितना गया हूँ मैं? 600 रुपये लेके गया हूँ। तो मुझे करंट में चीनी कितनी मिल रही है? तो मैं ये कहूँगा कि 600 रुपये जब मैं लेके गया, तो अभी मुझे कितनी चीनी मिल रही है? 24 के रेट से चीनी मिल रही है। तो 12 दूना 24, 12 पंचे 60, इसका मतलब है कि 25 किलो चीनी मुझे मिल रही है। कब? जब चीनी का दाम, मतलब कहने का कि 5 किलो क्या मिली? 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया है। ठीक है ना। आप बात समझ रहे हैं हमारी कि नहीं समझ रहे? तुम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर अभी मुझे 25 किलो चीनी मिली है तो 5 अतिरिक्त मिली है। पहले यही चीनी मुझे 600 रुपये में कितना कम मिलती थी? 5 कम मिलती थी। तो मैं यही कहूँगा पहले 600 रुपये मुझे 20 किलो चीनी मिलती थी, तो 20 23 60, इसका मतलब है कि 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मिलती थी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आया नहीं, समझाता हूँ। पहले चीनी की कीमत कितनी थी? 5 थी, बाद में हो गई 4। मैं 600 रुपये पहले लेके जाता था और अब अभी भी 600 लेके जाता हूँ, लेकिन मुझे 5 अतिरिक्त मिलता है। क्यों? क्योंकि 5 की वैल्यू 600 तब भी थी, अब यूनिट 4 हो गई, मतलब 400 एक्चुअली ये है। 120 का डिफरेंस आ गया। इसी 120 रुपये के डिफरेंस की वजह से 5 किलो चीनी मिल गई, मतलब 24 रुपये पर केजी के हिसाब से चीनी मुझे मिली। तो मुझे वास्तव में 600 लेके गया था, अब मुझे कितनी मिल गई? 25 किलो चीनी मिली, लेकिन 5 ज़्यादा मिली है। 5 पहले से ज़्यादा मिली, इसका मतलब पहले 20 मिलती थी तो 600 रुपये में, तो 30 रुपये पर केजी के रेट से मिलती थी। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो वस्तुओं की चालों का अनुपात 4:5 है, उनके समय का अनुपात क्या होगा? तो आप ये जानते हैं कि अगर दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्पीड इनटू टाइम, तो अगर जब डिस्टेंस अगर नियत है, क्या है बेटा? नियत है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो स्पीड का अनुपात होगा उसका उल्टा टाइम का अनुपात होगा। तो चालों का अनुपात 4:5 है, तो समय का अनुपात जो होगा वो 5:4 आएगा। सो ऑप्शन डी इज द
राइट आंसर। क्लियर है ना? आगे चलते हैं। कह रहा है कि 550 का 22% बराबर, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो आप मुझे बताइए कि 550 का 22% बराबर यक्स का -54 का होल स्क्वायर लिखा है। तो आप कहेंगे सर कि 550 का 22%, 2 11 22 और 2 50 100, 2 50 100 बराबर, मैं इसको x मान लेता हूँ, माइनस का 54 का होल स्क्वायर करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस 0 से कट करूँगा, 5 11 हो जाएगा, ठीक। तो 11 11 हम 121 हो जाएगा, कितना, 121। तो मैं यहाँ पे ये कहता हूँ, अब एक मिनट बात मेरी सुनो, कि अगर दोनों की पावर समान है, जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर x माइनस 54 का होल स्क्वायर। मेरी बात ध्यान सुनिए कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n है, दोनों के अगर बेस समान है, नहीं, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर, हाँ, a की पावर m इज इक्वल टू b की पावर m है, तो मैं कहूँगा a बराबर किसके, b के। आप समझ रहे हैं, मतलब दोनों की पावर अलग सेम है, दोनों की पावर अगर सेम है तो उनके आधार क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ, मुझे निकालना क्या, मुझे यही तो निकालना था, क्वेश्चन मार्क x, मैंने इसी को तो x माना है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 11 इक्वल टू x माइनस 54 के, तो x की जो वैल्यू होगी वो इसके साथ ऐड हो जाएगी, 54 10 64 एक क्या हो जाएगी, 65। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात कि नहीं? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस आयतचित्र में 50 छात्रों को एक परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है, ठीक है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ प्राप्त अंक केवल पूर्णांकों में दिए गए हैं। कितने छात्रों ने 39 से अधिक लेकिन 60 से कम अंक प्राप्त किए हैं? तो 39 से अधिक, देखो यहाँ पे पहले ग्राफ समझ लो, बहुत आसान सवाल है। मतलब ये छात्रों की संख्या है इधर, ठीक, ये प्राप्तांक है। तो छात्रों की संख्या पहले देखो कि 39 से अधिक, मतलब आप 31 से लेकर 40 तक, मतलब कि यहाँ पे आप कहेंगे 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 31 पाए हैं, फिर 32 ही पाए, 33 पाए, 34 पाए, है ना, समथिंग ऐसे। तो 4 बच्चे यहाँ हो जाएंगे, ये 4, 39 अधिक 60 से कम, मतलब 60 तक, 60 से कम प्राप्तांक, 60 तक। तो 60 से कम पाने वाले यहाँ तक क्या है, 50 51 52 53, तो कितने हो जाएंगे, 8 4 12 हो जाएंगे, ठीक है ना, 8 4 12। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 8 4 12 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कितने छात्रों ने 39 से अधिक, 39 से अधिक का मतलब होगा जैसे ही यहाँ पे 40 पे आएंगे तो 40, 39 अधिक 40 होगा, 40 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 हैं। 60 से कम मतलब 59 पाने वाले 60 से कम कितने हैं, 8, ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 8 4 क्या हो गया, 12 हो गया, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। 39 से अधिक, हाँ 39 से अधिक, एक मिनट 39 से अधिक, जैसे हम कहें 39 40 पहुंचे, तो 40 प्राप्तांक, 40 से अधिक पाने वाले ये हैं 2 हो गए, और 60 से कम मतलब इधर कितने हैं, ये 8 है। तो 8 2 10 हो जाएगा बेटा, सॉरी 8 2 कितना हो जाएगा, 10 बनेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो आप मुझे बताइए कि यह छात्रों की संख्या, 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या जरा मुझे बताओ। तो ये प्राप्तांक हैं, तो 60 से अधिक प्राप्त, ये 60 हैं, 60 से अधिक पाने वाले इधर 70 80 ये हैं। तो 12 10 22 और 8 30 5 35, कितने छात्र हैं, 35 हैं। कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो 35। टोटल में से आपसे पूछ रहा होगा टोटल कितने छात्र हैं, तो ये 35 हो गया ना, 12 8 20 5 35, 12 8 20, 60 से अधिक, कितने प्रतिशत छात्रों ने 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यही बात करेंगे बेटा। तो कितने छात्र, मतलब 60 से अधिक पाने वाले कितने, 35 हैं।
अधिक अंक प्राप्त किए टोटल में से, तो मैं कहूँगा कि 12 8 20 10 30 5 35 35 10 45 4 49 1 50, कितना 50, तो 100 जब देखूंगा 50 दुनाई 100, तो 35 दुना कितना आ जाएगा 70% आ जाएगा। क्योंकि 70% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 70% ऐसे बच्चे हैं जो 60 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है ना बात। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।